साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज सर्वनाम पर चर्चा होगी। आप अवगत हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वनाम से एक प्रश्न उनके भेदों से जरूर पूछा जाता है। प्रश्न गहराई से पूछे जाते हैं। देखने में तो लगता है कि सर्वनाम बहुत आसान प्रकरण है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको सर्वनाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरह से समझ जाएं। आज के वीडियो के साथ में दो भाग। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे सर्वनाम की परिभाषा, उनके भेद, उपभेद, उदाहरणों पर। दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे विगत वर्षों प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वनाम से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्यात्मक चर्चा हो जाएगी, जिससे हमारा अभ्यास हो जाएगा। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं सर्वनाम को। साथियों सर्वनाम जो है इसमें आप देखिए दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, सर्व और नाम। सर्वनाम, सर्वनाम का तात्पर्य, सर्व का तात्पर्य यहां क्या अर्थ है? सबका नाम, यानी सबके नाम के बदले, सबके नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त हो, सबके नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम है। जैसे आप देखिए एक शब्द है मैं अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता हूं, आप अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, अन्य व्यक्ति अपने लिए, तीसरा व्यक्ति अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है। यानी यह किसी भी नाम, सबके नाम के बदले मैं शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो सर्वनाम का सीधा सा मतलब यही है कि सबके नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है वही सर्वनाम है। इसकी परिभाषा भी यही है कि संज्ञा, संज्ञा से क्या तात्पर्य है? संज्ञा से तात्पर्य सीधी सी बात है कि नाम, नेमिंग वर्ड। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए यह तो बात हो गई सर्वनाम की। सर्वनाम की परिभाषा आपने जान लिया। संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है साथियों, सर्वनाम की आवश्यकता क्या है, सर्वनाम की उपयोगिता क्या है, सर्वनाम का महत्व क्या है? सर्वनाम प्रायः साथियों होता है क्या है कि जैसे वाक्य में जब इनका प्रयोग होता है तो वाक्य की ये सुंदरता को बढ़ा देते हैं। जैसे आप देखिए हम उदाहरण देखते हैं कि पेड़ प्रकृति का श्रृंगार है। इसी के साथ आप एक और वाक्य देख लीजिए, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ से हमें फल मिलता है। यहां आप देखिए पेड़ प्रकृति का श्रृंगार है, तीन वाक्य हमने लिखा है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ से हमें फल मिलता है। अब यहां देखिए पेड़ शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। इस शब्द में देखिए हम पेड़, इस वाक्य में हम पेड़ को हटा देते हैं। पेड़ प्रकृति का श्रृंगार, पेड़ प्रकृति का श्रृंगार है, वह ऑक्सीजन देते हैं, उनसे हमें फल मिलता है। आप देखें कि यह वाक्यों के क्रम में हमने जैसे ही ये संज्ञाओं को हटा, संज्ञा शब्दों को हटा दिया, क्या होगा? सर्वनाम का प्रयोग कर दिया हमने। यहां पेड़ की जगह हमने वह लिख दिया, यहां पेड़ की जगह हमने लिख दिया उनसे ना। पेड़ प्रकृति का श्रृंगार है, वह ऑक्सीजन देते हैं, उनसे हमें फल मिलता है। तो निश्चित रूप से वाक्यों के सौंदर्य में वृद्धि हो गई, उनका क्रम जो है वो सुंदर हो गया। तो एक तो ये सर्वनाम की एक विशेष बात है कि क्या करते हैं, ये वाक्यों के सौंदर्य को बदल देते हैं। ठीक है, और यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, भ्रम की स्थिति बिल्कुल न रहे, एकदम स्पष्ट बात हो,
कि सर्वनाम जो है मूल रूप से कितने हैं। साथियों, सर्वनाम मूल रूप से 11। सर्वनाम कितने हैं मूल रूप से? वो 11 ही हैं। उनमें जब कारक जुड़ जाते हैं, कारकों के जुड़ने से सर्वनाम का रूप परिवर्तन हो जाता है, तो वह उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब आइए हम मूल जो सर्वनाम है, 11 सर्वनाम, उनको यहाँ उनको देखते हैं कौन कौन से मूल सर्वनाम हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है मैं, दूसरा तू, मैं तू, और आप। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। यहां आप गिनिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये है आपके मूल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। अब देखिए, ये जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि मैं, ये क्या है? यह मूल है। इसको आप मौलिक भी कह सकते हैं कि यह मौलिक शब्द है मैं। लेकिन जैसे ही इसमें कारक जुड़ता है, यह हो जाता है मैंने, है ना? तो ये क्या हो गया? मौलिक के बाद कारक जब ये जुड़ा तो ये हो गया यौगिक। आप इसको कह सकते हैं मौलिक और इसको कह सकते हैं यौगिक। तो कारक जुड़ने के बाद सर्वनाम का रूप बदल जाता ही है। आपके मूल 11 सर्वनाम है, उनमें कारक जुड़ने से उनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इनको आप कह सकते हैं मौलिक सर्वनाम। इनमें जब कारक जुड़ के इनका रूप बदलता है तो उसको आप कह सकते हैं यौगिक सर्वनाम। तो ही मूल बातें सर्वनाम की। अब आइए हम इनके भेद उपभेद पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सर्वनाम के मुख्य रूप से साथियों 6 भेद हैं। ठीक है, जिनमें क्रमशः एक एक भेद पर हम चर्चा तेजी से करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम परिभाषा आपने देख लिया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, पहला क्या है? 6 भेद हैं। पहले भेद से हम आगे बढ़ते हैं। पहला भेद है साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां परिभाषा देखिए क्या कह रहा है? पुरुष के नाम, पुरुष के नाम। अब देखिए, इसमें बात हो रही है पुरुष की, लेकिन यहां यह स्पष्ट जान लेना आवश्यक है कि यहां नाम जो हो रहा है वो हो पर्सन की बात, इसलिए इसको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन की बात, वह चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, पर्सन की बात हो रही है। पुरुष के नाम, पुरुष या स्त्री कोई भी हो, के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ध्यान से देखिए, पुरुष के नाम, पुरुष या स्त्री कोई भी हो, के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम आपने देख लिया, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहां इसमें भी साथियों 3 उपभेद, इसको हम देख लेते हैं। यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इनका उदाहरण देखिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू, तुम, आप। अब यहां उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे साथियों मैं कह रहा है तो मैंने भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम कह रहा है तो हमने भी है। मेरा, मुझ में, ये सब क्या हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक। जिससे आपको साथियों, जिससे जो है ये हो कि जो कार्य कर रहा है, स्वयं के बारे में जो कार्य कर रहा है उसके बारे में वाक्य में जब बोध होता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं, हम,
मैंने, हमने, मेरा, मुझको, यह उत्तम पुरुष में आता है। उसके बाद आपका आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम साथियों है तू, तुम, आप, तेरा, है ना, ये सब आपके हो गए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह, यह, इन, उन आदि क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको एक उदाहरण से आगे देखते हैं, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। अब इस उदाहरण के माध्यम से आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक तीनों सर्वनाम समझ में आएगा। यहां देखिए 3 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, मैंने, आपको और वह। ठीक है, 3 आपने देखा। यहां मैंने क्या है, मैंने आपको बताया था, जिसने बताया, कार्य जो कर रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। मैंने उत्तम पुरुषवाचक है ना, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो कार्य कर रहा है या जो कह रहा है ना, जो कह रहा है वह क्या हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक। मैंने आपको बताया था, जिससे बताया था, वो क्या हो गया आपका मध्यम पुरुषवाचक। और वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह माने अन्य, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि वह, यानी अन्य व्यक्ति पढ़ने में बहुत तेज है, तो यह क्या हो गया अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, स्पष्ट हो गया, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस उदाहरण के माध्यम से क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना, जिसने कहा वो क्या हो गया उत्तम पुरुषवाचक, जिससे कहा वो मध्यम पुरुषवाचक, और जिसके बारे में कहा वो अन्य पुरुषवाचक। स्पष्ट, बहुत आसान है, इसमें बहुत परेशान या घबराने डरने की जरूरत नहीं है। आप केवल इसे जुड़े रहिए, अभ्यास करते रहिए, तो निश्चित रूप से ये आपका एक प्रश्न यह जो सर्वनाम का आएगा यह कभी गलत नहीं होगा, मेरा दावा है। चलिए, हमने देख लिया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा सर्वनाम साथियों है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम बहुत आसान, बहुत इसको पहचानना बहुत आसान है। निकट या दूर के व्यक्तियों, वस्तुओं का संकेत जिन शब्दों द्वारा होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह उसकी, यह उनकी किताब है, वह मेरी किताब है, वह, यह उनकी किताब है, वह मेरी किताब है। यह जो है निश्चित है, यह शब्द यह निश्चित संकेत कर रहा है कि यह किताब उनकी है और वह किताब मेरी है ना। निकट या दूर के व्यक्तियों, परिभाषा लिखिए, निकट या दूर के व्यक्तियों, वस्तुओं का संकेत जिन शब्दों द्वारा होता है, निश्चित संकेत होता है, उसमें भ्रम की स्थिति नहीं रहती है, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह उनकी किताब है, वह मेरी किताब है। स्पष्ट, यह निश्चित है कि यह उनकी किताब है, यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, निश्चित है कि उनकी किताब है। वह मेरी किताब है, यह भी इस वाक्य में स्पष्ट है कि वह जो किताब दिख रही है या वह किताब जो सामने है वह मेरी किताब है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ होगा। चलिए देखते हैं तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही स्पष्ट है क्या, जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे जिस, फिर से परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई आया था, अब कौन आया था पता नहीं, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है। कोई आया था, कौन आया था यह निश्चित नहीं है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं लिया, अब क्या नहीं लिया,
यहाँ कुछ शब्द जो है वो निश्चित नहीं है, उसने कुछ नहीं लिया, तो यह निश्चित नहीं है, इसलिए यह भी यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में एक और बात महत्वपूर्ण है, उसको आप जान लीजिए। कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब यहाँ कह रहा है शब्द समूह भी होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ एक देखिए शब्द समूह, दूसरा है कोई न कोई, कोई न कोई तो आया होगा, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। ठीक है साथियों, तो इस पेज में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लिया। उम्मीद करता हूं कि यह तीन भेद आपकी समझ में आ गए होंगे। आइए अगले पेज में देखते हैं हम चौथे भेद को। साथियों, सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, नाम से ही स्पष्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से, यहाँ क्या कर रहा है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। जो जागेगा सो पाएगा, तो यहाँ जो और सो ये कौन से सर्वनाम है, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जागेगा सो पाएगा, ठीक है ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित कर रहे हैं, जो सो। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। जो आया है सो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ जो सो क्या है, यहाँ जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। बहुत स्पष्ट है, बहुत सरल है, कहीं भी आपको जो सो दिखे संबंधवाचक सर्वनाम किसी भी वाक्य में, क्योंकि यह क्या करते हैं, ये संबंध बनाने का काम करते हैं, है ना, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, यह तुरंत आपको पहचान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह भी नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां देखिए, कह रहा कौन आया था, कोई तो आया था, कौन आया था, यहां ये प्रश्न पूछ रहा है। वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर गया, ये क्या है, ये सब शब्द कौन आया था, वह क्या कर रहा है, दूध में क्या गिर गया, किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, इनसे, इन शब्दों से प्रश्न पूछा जा रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन, क्या, क्या, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम यही है। कौन आया था, वह क्या कर रहा है, दूध में क्या गिर गया, दूध में कुछ तो गिरा होगा, मक्खी गिरी होगी या कोई कीड़ा गिरा होगा, है ना, उसकी जगह पर देखिए दूध में क्या गिर गया, तो उस संज्ञा शब्द की जगह पर यह प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम की किस भेद के अंतर्गत है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है साथियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपने देख लिया। अब आइए अंतिम भेद देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता, यहां बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, कर्ता स्वयं के लिए, खुद के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, मुख्य रूप से आप शब्द प्रयुक्त होता है। यह स्वयं या खुद या स्वतः के बारे में बात होती है। यहाँ उदाहरण देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। आप भला तो जग भला, ठीक है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, आप, अपने आप, अपने अपने, इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि यह जो गोले में शब्द हैं, यह किसके बारे में बोध कर रहा है,
यह स्वतः के बारे में बोध करा रही है, खुद के बारे में बात हो रही है। आप भला तो जग भला, यानी अगर हम खुद ठीक हैं तो हमारे लिए संसार ठीक है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, स्वतः चला जाऊंगा। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी खुद से बड़ों का आदर करना चाहिए। वह औरों को नहीं, अपने को स्वयं सुधार रहा है, स्वयं को सुधार रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह शब्द जो हैं क्या कर रहे हैं, जो अपने बारे में, स्वतः के बारे में, खुद के बारे में जो सर्वनाम शब्द बोध करा रहे हैं उनको क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक बार निजवाचक सर्वनाम से परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और अनेक बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। बहुत सरल है, बहुत आसान है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसलिए मैंने कई उदाहरणों के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जहां खुद के बारे में जिस शब्द के द्वारा बात हो। अब यहाँ एक उदाहरण और आपको हम, जैसे आप शब्द देखिए यहाँ प्रयुक्त हुआ, आप शब्द प्रयुक्त हुआ, आप शब्द प्रयुक्त हुआ। अब एक उदाहरण हम आपको और देते हैं, जैसे भ्रम की स्थिति जिससे आपको बिल्कुल न रहे। एक वाक्य देखते हैं, आप कहां से आ रहे हैं। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, आप कहां से आ रहे हैं, इस वाक्य में भी आप शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन क्या यही भाव है, क्या यही उसका अर्थ है? इस आप का क्या यही अर्थ है जो इस आप का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आप का अर्थ स्वयं के संबंध में नहीं है, इस आप का संबंध दूसरे से है। आप किसी दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कहां से आ रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, ये पुरुषवाचक हो जाएगा, है ना। यह है पुरुषवाचक, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ आप क्या है, यहाँ आप पुरुषवाचक है, आप कहां से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जब स्वतः अपने बारे में बात हो रही है तो यह क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। साथियों आज तेजी से हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कॉन्सेप्ट, उसकी जो विचार है सर्वनाम का उस पर, उसके बाद में सर्वनाम के भेदों पर चर्चा कर लिया। अब आइए अगले पेज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। साथियों यहाँ इस पेज में हम सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं, अभ्यास प्रश्न। देखिए 4-5 प्रश्न ही है, आइए तेजी से उनको देख लेते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यह साथियों यूपी टेट परीक्षा 2011 का प्रश्न है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। अभी पीछे आपने पढ़ा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं कुल 6, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या, विकल्प संख्या 3, 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपने देख लिया, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह शब्द कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? यह है यूपी टीईटी परीक्षा 2019 जूनियर हाई स्कूल लेवल, यानी सेकंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखिए 4 विकल्प, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो इसमें सही उत्तर क्या होना है साथियों, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। इसका भी उदाहरण देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है उदाहरण में, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? यह यूपी टीईटी 2019 प्राइमरी लेवल में के प्रश्न पत्र में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए 4 विकल्पों को, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो बहुत स्पष्ट सा उत्तर इसका है, बहुत सरल प्रश्न है ये, निजवाचक। सही उत्तर क्या है, आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। सही उत्तर विकल्प संख्या 1। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, कोई, कौन, जो, वह। ठीक है, तो इसमें साथियों सही उत्तर क्या है, सही उत्तर विकल्प संख्या 3।
अभी आपने देखा जो सो, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। कोई अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस तरह से आपने इस पेज में 4 अभ्यास प्रश्नों को देखा। ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ यही था कि आप जान पाएँ कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप हमसे जुड़े रहिए। मैं वादा कर रहा हूँ कि सामान्य हिंदी में तो आपको 30 में 30 नंबर मिलना ही है यूपीटीटी में। अन्य परीक्षाओं के लिए जैसे लेखपाल भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आ गया है, उसमें भी सर्वनाम पूछा जाना है। आप भी देखते रहें जिससे आपको भी हिंदी में पूर्णांक मिल सके। ठीक है, तो फिलहाल यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें, जिससे हम अपनी कक्षाओं को और बेहतर बना सकें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।